एक छोटे से शहर में माधव नाम का एक लड़का रहता था। वो एक कंपनी में छोटी सी नौकरी करता था। उसके माता पिता का देहांत हो चुका था। उसकी एक बहन वीना थी जिसकी शादी एक अमीर घर के लड़के अजय से हुई थी। अजय वीना को बहुत चाहता था, पर उसकी मां सरोज वीना को पसंद नहीं करती थी। जब भी उन्हें मौका मिलता वो उसको ताने मारती। घर का सारा कामकाज कराने के बाद भी 2 घड़ी उसे आराम नहीं करने देती थी। एक दिन माधव वीना से मिलने उसकी ससुराल आता है। दीदी कैसी हो? माधव, मेरे भाई, तू कैसा है? बड़े दिन बाद आया। हाँ, आजकल ऑफिस में बड़ा कामकाज है। बस इसीलिए नहीं आ सका। दीदी आप सुनाओ, सब कैसे हैं? सब ठीक है। तभी सरोज कमरे में आती है। अरे, भाई बहनों के बीच क्या बातचीत चल रही है? आइए मम्मी जी, नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। माधव खाली हाथ आया है बहन से मिलने? नहीं नहीं मम्मी जी, ये मिठाई और फल आपके लिए ही तो लाया हूँ। अच्छा किया। मैंने ये कभी नहीं खाए जो तुम लेकर आए हो। नहीं मम्मी जी, ऐसी कोई बात नहीं। मैंने तो बस वैसे ही खरीद लिए थे। वीना, चल जरा इन्हें उठाकर रसोई में रख दे। भाई को कुछ खिलाकर भेजना, वरना समझेगा कि हम कंगले हैं। कहते हुए सरोज अपने कमरे में चली जाती है। वीना छोटा सा मुंह लेकर बैठी रह जाती है। फिर कुछ सोचकर बोलती है, माधव, तू यहां मत आया कर। तेरी यहां बड़ी बेइज्जती हो जाती है, मुझे फिर बुरा लगता है। बहन, बुरा मानने की क्या बात है? वे बड़े लोग हैं, हमें अपना देखना है। बस तुझे देखने आ जाता हूँ, दिल को थोड़ी ठंडक मिल जाती है। मुझसे तू फोन पर ही बात कर लिया कर। अच्छा ठीक है, चल अभी चलता हूँ। माधव बिना कुछ खाए पिए चला जाता है। शाम को अजय ऑफिस से घर आता है। वो पहले माँ से मिलने उनके कमरे में जाता है, फिर वीना के पास आता है। वीना, आज माधव आया था? हाँ, आया तो था, बस थोड़ी ही देर बैठा था। अरे, इतने दिन के बाद आया था, रोक लेती। कम से कम मुझसे मिलकर तो जाता। शाम का खाना उसके साथ बैठकर खा लेते। वीना चुप रही। वो रसोई में चाय बनाने के लिए उठकर जाने लगी कि तभी सरोज ने कमरे में कदम रखा। अरे अजय, तेरा साला तो बड़ा कंजूस है। क्यों, क्या हुआ? देख, केवल 1 किलो मिठाई लाया, वो भी रसगुल्ले। बताओ, इतनी सस्ती मिठाई कौन लेकर जाता है? अरे रसगुल्ले? लाओ दिखाओ, मुझे तो रसगुल्ले बड़े पसंद हैं। वीना रसोई से मिठाई का डिब्बा लेकर आती है। ये तो आधा डिब्बा है, बाकी रसगुल्ले कहाँ गए? वो वो पर वो पड़ोस की हेमा है ना, वो आई थी, तो मैंने उसके हाथ कुछ रसगुल्ले बच्चों के लिए भिजवा दिए थे। अरे माँ, पहले हम लोग तो खा लेते फिर बांट देती। आप भी हद करती हैं। वीना, माधव को चाय नाश्ता कराया था ना? नहीं, उसे जल्दी थी, बिना कुछ खाए ही चला गया। अरे ये तो बुरा हुआ। माँ, आप ही कुछ जल्दी से बाजार से मंगा देती। कितने दिनों के बाद माधव वीना से मिलने आया था। ये बेचारी भाई से बातें करती कि उसके लिए कुछ बनाती। सरोज अजय की बातों को सुनकर गुस्से से पैर पटकते हुए चली गई। अजय ने वीना को देखा तो उसकी आंखों में आंसू भरे हुए थे। उसने वीना को गले लगाकर ढांढस बंधाया। वीना मत रो, मैं कल ही माधव से मिलने जाऊंगा। वीना आंसू पोंछकर घर के कामकाज में लग गई। सरोज कमरे में जाकर सोचने लगी, ओफो, ये अजय भी बीवी का गुलाम है। मैं इतनी देर से भूखी बैठी हूं, दोनों के दोनों अपनी ही बातों में मस्त हैं। माधव को कोई कुछ न कहे क्योंकि वो बीवी का भाई है। सरोज इसी तरह की बातों में उलझी हुई थी कि तभी वीना चाय नाश्ता लेकर आती है। वीना, मेरी चाय भी इधर ही दे दो, मैं माँ के साथ ही बैठा हूं। माँ जी लीजिए, गरम गरम चाय ले लीजिए, मैंने साथ में हलवा और मठरी भी बनाए हैं। वीना दोनों के लिए चाय नाश्ता रखकर चली जाती है। माँ, मठरी और लो। बस बस, रहने दे रहने दे, मैं अभी खा लूंगी तो रात को खाना क्या खा पाऊंगी। अजय बड़ी देर तक माँ के साथ बैठकर इधर उधर की बातें करता रहा। उधर वीना चाय आदि से निवृत्त होकर रात के खाने की तैयारी करने लगी। थोड़ी ही देर में कुकर का ढक्कन सीटी समेत तेजी से उछलकर छत से टकराया। कुकर की सब्जी उछलकर वीना के ऊपर गिर गई। गरम गरम सब्जी से वीना जल गई। अभी वो कुछ समझ पाती कि सारे शरीर में उसे तेज जलन होने लगी। उसकी चीख सुनकर अजय दौड़ते हुए किचन में गया। वीना के पूरे शरीर पर सब्जी पड़ी हुई थी। अजय जल्दी से उसे गोद में उठाकर कमरे में लेकर आया।
सरोज भी वीना को देखकर कांप रही थी। अजय ने साहस दिखाते हुए मां को पानी देकर सोफे पर बिठाया। फ्रिज के ठंडे पानी से वीना का सारा शरीर साफ किया। उसने माधव के साथ साथ डॉक्टर को भी फोन किया। वीना, डरना नहीं, बस अभी डॉक्टर आते ही होंगे। वीना वीना ठीक है ना? वीना को धीरे धीरे बेहोशी छाने लगी। तभी माधव डॉक्टर के साथ वहां आया। डॉक्टर ने वीना को एक इंजेक्शन दिया, फिर कुछ दवाइयां लिखकर चला गया। दीदी कैसी हो? मैं आपके पास हूं। अजय और माधव सारी रात वीना के पास बैठकर उसकी देखभाल करते रहे। उधर सरोज को बड़ा पछतावा हो रहा था। वीना कुछ ही दिन में ठीक हो गई थी, लेकिन सरोज का मन अभी भी उस दिन को लेकर दुखी था। वो अब वीना के साथ किचन में खड़ी रहती जब तक वीना का काम खत्म नहीं हो जाता था। उधर माधव भी जब तब वीना से फोन पर बात कर उसका हालचाल पूछता रहता था। एक दिन वीना सरोज को बताती है, मां, माधव का रिश्ता तय हो गया है। लड़की गरीब घर की है, लेकिन पढ़ी लिखी है और नौकरी पेशा है। चलो, ये तो बड़ी अच्छी बात है। अब तेरा ध्यान माधव से हटकर घर पर लगेगा, वरना हर समय भाई के बारे में ही सोचती रहती थी। वीना मां की बात सुनकर चुप हो जाती है। शाम को अजय जब घर आता है तब उसको वीना खुशखबरी सुनाती है। उसे भी बड़ा अच्छा लगता है। कुछ समय के बाद माधव साधारण तरीके से शादी कर लेता है। एक दिन सरोज वीना को ताना सुनाते हुए अपनी पड़ोसन से कहती है, भाई, इसके भाई ने तो कमाल ही कर दिया। क्यों, क्या हुआ? अरे, शादी में ना तो कुछ दहेज लिया और ना ही अपनी बहन को कुछ दिया। हैं? ये तो बड़ी अजीब फैमिली है। वीना, क्यों? क्या तेरा भाई तेरी शादी करके भूल गया? देखा था ना सरोज ने अजय की कितनी बढ़िया बारात निकाली थी। अपना समय भूल गई? नहीं आंटी, ऐसी कोई बात नहीं है। वो तो घर में कोई और नहीं है। अकेला माधव क्या क्या कर पाता, इसीलिए हमने उसकी कोर्ट मैरिज कराई है। अच्छा, बैंड वैंड कुछ नहीं? नहीं आंटी, बस 2 कपड़ों में ही हम लड़की लेकर आ गए। ओहो, तो ये बात है। फिर भाई के यहां से तो तुझे कोई नेक वेग मिला या वो भी नहीं? तुम्हारी सास और पति को क्या मिला? अरे बहन, क्या बात कह दी तुमने। ये भला हमें क्या देंगे? रहने दो, पूछो मत। कुछ भी इसके मायके से नहीं आया। वीना आंखों में आंसू लिए वहां से चली जाती है। रसोई में कुछ करने की आवाजें सुनकर सरोज उसे आवाज लगाती है, वीना, देख, ध्यान से काम करना, कहीं फिर कोई नालायकी मत कर देना। वीना सरोज की बातों से बड़ी दुखी होती है। फिर कमरे में बैठकर सोचने लगती है कि काश मां होती तो वो उनकी गोद में सिर रखकर रोती। थोड़ी देर बाद अजय कमरे में आता है। वीना, कमरे की लाइट नहीं खोली? अंधेरे में क्यों लेटी हो? कुछ नहीं, मेरे सिर में तेज दर्द हो रहा था। अजय कब आया? बस मां, अभी अभी ही आया हूं। वीना बता रही है कि उसके सर में दर्द हो रहा है। आपने कोई दवाई दी इसे? सिर विर में कोई दर्द वर्द नहीं है, बहाना बना रही है। आज पड़ोस वाली आई थी, बस इसे सुनना बर्दाश्त नहीं होता। क्या सुनना? अरे कुछ नहीं, इसके भाई माधव की शादी को लेकर ही वो इसे सुना रही थी। देख, लोग तो बातें करेंगे ही। क्यों करेंगे? और मैं भी तो सुनूं कैसी बातें। बताओ, भाई की शादी हुई और मायके से कुछ भी लेकर नहीं आई। मां, मैंने ही इसे मना किया था कुछ लाने के लिए, क्योंकि आपकी समझ में उसकी चीजें आती नहीं। फिर आप ये अच्छी तरह जान लें कि मैं वीना को ब्याह कर इस घर में लाया हूं। अभी अपने भाई के घर से यहां आ चुकी है। ये अब मेरी जिम्मेदारी है। हाँ हाँ, मैंने कब मना किया? पर आप उसे दिन रात सुनाती रहती हैं। प्लीज मां, आपको ये पलटकर जवाब नहीं देती क्योंकि वो आपकी इज्जत करती है। तभी वीना आती है। क्या हुआ? आप माँ को क्या कह रहे हैं? कुछ नहीं, तुम आराम करो, मैं बाजार से खाने को कुछ लाता हूं। ये कहकर अजय चला जाता है। सरोज वीना से कहती है, वीना बेटा, मुझे माफ कर दे। मैंने तेरा बड़ा दिल दुखाया है। आज के बाद अब मैं कभी तुझे कुछ नहीं कहूंगी। तू ही तो मेरी बेटी है, मुझे माफ कर दे। नहीं माँ, ऐसा मत कहिए। मेरी भी तो माँ बस आप ही हैं। आप ही तो मुझे समझाएंगी। दोनों गले लगकर बड़ी देर तक रोती रहीं। आंसुओं ने उनके मन को धो डाला था। आज सरोज को वीना के रूप में बेटी मिल गई थी। वीना को भी माँ का सुख मिल गया था।
परम और लक्ष्मी दो छोटे छोटे प्यारे प्यारे भाई बहन थे। दोनों अपने मम्मी पापा के साथ आनंदपुर गांव में रहते थे। गांव के नाम की तरह ही उन चारों की जिंदगी में आनंद ही आनंद था। उम्र में तो परम लक्ष्मी से बड़ा था, लेकिन शैतानी में वो लक्ष्मी से भी छोटा था। वो अक्सर लक्ष्मी को अपनी शैतानियों से परेशान किया करता था। परम अक्सर लक्ष्मी के पीछे दौड़ा करता। मम्मी, भैया ने मेरी छुट्टियां खींच ली, मुझे भैया के साथ अब नहीं खेलना, भैया बहुत चीटिंग करते हैं। परम, लक्ष्मी तुम्हारी छोटी बहन है, तुम इसे क्यों परेशान करते हो? तुम दोनों आराम से नहीं खेल सकते क्या? अरे घर में क्यों शोर मचा रखा है? यशोदा, तुम हमेशा बच्चों को डांटती रहती हो, इन्हें खेलने दो। इन दोनों भाई बहन के चक्कर में हमें नहीं पड़ना। लक्ष्मी, अब तो पापा मुझे कुछ नहीं बोलेंगे, अब मैं तेरे सारे खिलौने ले लूंगा। और दोनों बच्चे आपस में कभी खेलते तो कभी झगड़ा करते और फिर खुद ही एक दूसरे को मना लेते। चलो बच्चों, सब खाना खाने आ जाओ। आज मैंने परम की पसंद की आलू की सब्जी पूरी बनाई है और लक्ष्मी की पसंद की खीर भी। अरे वाह, मैं तो पूरी 5 पूरियां खाऊंगा। और मैं कटोरी भर के खीर खाऊंगी। अरे भाई, मुझे भी खाना मिलेगा क्या? बहुत भूख लग रही है। हाँ, क्यों नहीं। हाँ, मैं आपको बुलाने ही वाली थी, बच्चों के बाद आपका ही नंबर आता है। अरे पूरियों की खुशबू से मैं खुद ही खिंचा चला आया। और पूरा परिवार साथ बैठकर खाना खाता है। पापा, परसों रक्षाबंधन का त्योहार है, मुझे भैया से बहुत बड़ा गिफ्ट चाहिए। तुम्हें क्या चाहिए मेरी गुड़िया? पापा, मुझे बड़ी सी गुड़िया चाहिए जो चाबी देने से बोलती हो। ठीक है मेरी बच्ची। और मैं तो राखी तभी बंधवाऊंगा जब मुझे बंदूक मिलेगी, उससे मैं अपने सारे दुश्मनों को मार गिराऊंगा। धड़ 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 धड़। रक्षाबंधन के दिन भाई अपनी बहन को गिफ्ट देते हैं। ये तो अनोखा भाई है जो राखी बंधवाने के लिए गिफ्ट मांग रहा है। कुछ दिन के बाद रक्षाबंधन का त्योहार आ जाता है और लक्ष्मी ने बड़े प्यार से परम की कलाई पर राखी बांधकर भाई बहन के प्यार का त्योहार मनाया। परम ने उसे उसकी मनपसंद गुड़िया दी और परम को उसकी बंदूक भी मिली। इस तरह से धीरे धीरे दोनों भाई बहन बड़े हो रहे थे। हर साल रक्षाबंधन का त्योहार आता और परम और लक्ष्मी बड़ी ही धूमधाम से ये त्योहार मनाते। मुझे तो बड़ी बेसब्री से रक्षाबंधन का इंतजार रहता है, मुंह मांगी गिफ्ट जो मिलती है। मैं तुझे जिंदगी भर तेरा मुंह मांगा उपहार दूंगा मेरी प्यारी बहना। पक्का वादा? पक्का वादा, ये एक भाई का वादा है, कभी नहीं टूटेगा। धीरे धीरे परम और लक्ष्मी दोनों ने अपनी स्कूल की पढ़ाई पूरी कर ली थी और कॉलेज में एडमिशन ले लिया था। लक्ष्मी को डॉक्टर बनने का शौक था तो परम को फौजी बनकर देश की सेवा करने का शौक था। परम बेटा, फौजियों की जिंदगी बहुत खतरे में रहती है, मैं तुझे खोना नहीं चाहती हूँ। तू भी लक्ष्मी की तरह डॉक्टर की पढ़ाई कर या कोई दूसरी पढ़ाई कर ले। अरे माँ, मुझे तो बचपन से ही बंदूक चलाने का और दुश्मनों को मार गिराने का शौक है। तुम फिक्र मत करो माँ, मैं देश की सीमा पर तैनात होकर भारत माता की रक्षा करूंगा। और परम फौज में भर्ती होने के लिए परीक्षा की तैयारी करने लगता है। परम दिन रात कड़ी मेहनत से पढ़ाई करता। परम की मेहनत रंग लाई और फौज की भर्ती परीक्षा में परम का सिलेक्शन हो गया और उसे ट्रेनिंग के लिए भेज दिया गया। कुछ महीनों के बाद परम की ट्रेनिंग भी पूरी हो गई। ट्रेनिंग खत्म होने के बाद परम अपने परिवार से मिलने घर आया। तेरा काम कैसा चल रहा है डॉक्टरनी साहिबा? है? मेरा काम तो अच्छा चल रहा है भैया, पर आप बहुत अच्छे समय पर घर आए हैं। अगले हफ्ते रक्षाबंधन है। हाँ लक्ष्मी, मैं इसी के लिए तो घर आया हूं। मेरी पोस्टिंग लेह में हो गई है। ड्यूटी पर जाने से पहले तुमसे राखी बंधवा लूंगा, फिर तो न जाने कब तुमसे राखी बंधवाने घर आना होगा, कुछ पता नहीं। बेटा, ड्यूटी पर जाकर फोन जरूर करना और अपने बारे में बताते रहना, हमें तुम्हारी फिक्र लगी रहेगी। अब आप लोग बातें ही करेंगे या उसे आराम भी करने देंगे? बेचारा थका हुआ है। परम आराम करने के लिए अपने कमरे में चला जाता है। एक सप्ताह परिवार के साथ अच्छा वक्त गुजारने के बाद अगले हफ्ते लक्ष्मी से राखी बंधवाकर परम अपनी ड्यूटी ज्वाइन करने के लिए लेह निकल जाता है। अपना ध्यान रखना बेटा। परम को विदा करते वक्त यशोदा की आंखों में आंसू आ जाते हैं। मां तुम फिक्र मत करो, मैं एक मां के पास से दूसरी मां के पास यानी भारत मां के पास उनकी सेवा करने जा रहा हूं। 2 दिन के सफर के बाद परम लेह पहुंच जाता है और अपनी ड्यूटी ज्वाइन कर लेता है। दिन बीतते गए। परम बॉर्डर पर तैनात होकर दुश्मनों से लोहा ले रहा था। भैया कैसे हैं आप? मैं ठीक हूं लक्ष्मी, मां और पिता कैसे हैं?
वो दोनों भी ठीक है, आपको बहुत याद करते हैं। भैया 3 साल बीत गए, आप रक्षाबंधन के त्योहार पर घर नहीं आए। हर बार राखी कुरियर करती हूँ, लेकिन इस बार आपको घर आना ही होगा। आप अभी से छुट्टी के लिए अर्जी दे दो। मैं इस बार आपकी कलाई पर अपने हाथों से राखी बांधूंगी। ठीक है लक्ष्मी, मैं छुट्टी के लिए अर्जी दे देता हूँ। परम को घर जाने की छुट्टी मिल जाती है। ये बात वो लक्ष्मी को फोन करके बता देता है। माँ, पिताजी, परम भैया घर आ रहे हैं। इस बार मैं अपने हाथों से उन्हें राखी पहनाऊंगी। परम के आने की खबर सुनकर घर में सब बहुत खुश हो जाते हैं। लक्ष्मी, हमारा बेटा 3 साल के बाद घर आ रहा है, कितनी खुशी की बात है। हाँ जी, मैं तो अभी से तैयारी में जुट जाऊंगी। उसकी पसंद के लड्डू, आंवले का मुरब्बा, आम का अचार सब तैयार कर दूंगी। अब बाजार जाकर सामान ले आइए। अभी जाता हूँ, बाजार से कम मिर्च वाला नमकीन भुजिया भी लेता आऊंगा। तुम उसे पैक करके दे देना, परम को वो भुजिया बहुत पसंद है। हाँ हाँ, जरूर कर दूंगी। अब आप जल्दी बाजार जाइए, हमारे पास समय बहुत कम है। घर में परम के आने की तैयारियां हो रही थी। इधर परम भी घर जाने की तैयारी कर रहा था। क्या बात है यार, कहाँ की तैयारी हो रही है? बहुत खुश नजर आ रहा है तू। है भाई, इस बार रक्षाबंधन के त्योहार पर बहन ने घर बुलाया है। मुझे छुट्टी भी मिल गई है, इसलिए घर जाने की तैयारी कर रहा हूं। अरे वाह, घर से खाली हाथ मत आना, हमारा भी ख्याल रखना। माँ के हाथ का बना खाने का सामान जरूर लेकर आना भाई। तू बहुत दिनों से घर का कुछ भी नहीं खाया यार। और वो फौजी उदास हो जाता है। तू चिंता मत कर मेरे दोस्त, मैं माँ के हाथ के बने लड्डू जरूर लेकर आऊंगा। माँ तो और भी बहुत कुछ बना देंगी, मैं तेरे लिए ले आऊंगा, ठीक है? दोनों दोस्त आपस में बातें कर ही रहे थे कि सायरन बजने की आवाज सुनाई देने लगी। अरे, बॉस ने इमरजेंसी कॉलिंग की है। हाँ चलो चलते हैं। सायरन की आवाज सुनकर सभी फौजी इकट्ठे हो जाते हैं। बटालियन होशियार, दुश्मन ने युद्ध जैसे हालात पैदा कर दिए हैं। आप सबकी छुट्टियां रद्द की जाती हैं। आप सभी अपनी अपनी पोजीशन ले लें और तैयार रहें। हमें कभी भी दुश्मन का सामना करना पड़ सकता है। ये सुनकर परम दुखी हो जाता है। मेरी तो लक्ष्मी को बताने की हिम्मत ही नहीं हो रही है कि मेरी छुट्टी कैंसिल हो गई है। अरे कोई बात नहीं यार, अभी 1 हफ्ता है, शायद तब तक हालात सुधर जाएं। हाँ यार, बचपन से ही मुझे बंदूक चलाने और दुश्मनों को मार गिराने का शौक था। आज वो शौक पूरा कर लूंगा। लेकिन उसी रात दुश्मन ने भारतीय सेना के कैंप पर हमला बोल दिया। परम अपने साथियों के साथ दुश्मन से लोहा लेने लगा। परम और उसके साथियों ने डटकर दुश्मनों का सामना किया। परम ने एक एक दुश्मन को चुन चुन कर मार गिराया, लेकिन तभी दुश्मन की तरफ से एक बम ठीक परम के बगल में आकर गिरा और बहुत तेज धमाका हुआ। इधर परम के घर में उसके आने की तैयारी जोर शोर से चल रही थी। रक्षाबंधन का दिन भी आ गया। माँ, मैंने भैया के लिए राखी का थाल सजा लिया है, लेकिन भैया अभी तक नहीं आए, ना ही उनका कोई फोन आया। बेटी, वो आ जाएगा। मैं और तुम्हारी मम्मी तुम्हारी बुआ के घर जा रहे हैं, 2 घंटे में वापस आ जाएंगे। परम आ जाए तो तुम हमें फोन कर देना। यशोदा और विजय घर से बाहर चले जाते हैं। लक्ष्मी परम का इंतजार कर रही थी। थोड़ी देर बाद दरवाजे पर घंटी बजी। लक्ष्मी ने उठकर दरवाजा खोला तो उसकी खुशी का ठिकाना न रहा। दरवाजे पर परम खड़ा था। भैया, मेरे प्यारे भैया, मुझे पता था आप जरूर आएंगे। अब घर के अंदर भी बुलाएगी या दरवाजे से भगा देगी, हैं? और हंसते हुए दोनों घर के अंदर जाते हैं। देख, मैंने वादा किया था ना कि राखी बंधवाने जरूर आऊंगा। अब जल्दी से राखी बांध दे। पहले मम्मी पापा को फोन करके बता दो कि आप आ गए हैं। पापा मम्मी बुआ के घर गए हैं। अरे नहीं लक्ष्मी, पापा मम्मी को फोन मत कर, जल्दी से राखी बांध दे, मुझे अभी ही वापस जाना है। ये क्या भैया, मैं आपको अभी नहीं जाने दूंगी। जिद मत कर लक्ष्मी, मेरी जिम्मेदारी भी समझ। ठीक है भैया। लक्ष्मी परम की कलाई पर राखी बांध देती है और परम उसे उपहार देकर वहां से चला जाता है। थोड़ी देर बाद जब विजय और यशोदा घर आते हैं। माँ, पिताजी, भैया घर आए थे, लेकिन वो बहुत जल्दी में थे और राखी बंधवा कर चले गए। अरे, इतनी भी क्या जल्दी थी? मैंने उसके लिए कितना कुछ बनाया था, ना खा कर गया ना लेकर गया। तुमने हमें फोन क्यों नहीं किया? माँ, भैया ने आप दोनों को फोन करने के लिए मना कर दिया था, उन्हें अभी वापस जाना था। ये सुनकर यशोदा और विजय उदास हो जाते हैं। तभी घर के दरवाजे पर दस्तक होती है। लगता है परम आया है, उसने जरूर हमारे साथ कोई शरारत की है। विजय ने घर का दरवाजा खोला तो सामने तिरंगे में लिपटा हुआ परम का शव रखा हुआ था। आपका बेटा
भारत माता की रक्षा करते हुए 2 दिन पहले शहीद हो गया। लेह से यहां तक आने में हमें ज्यादा वक्त लग गया। लक्ष्मी दौड़ी हुई दरवाजे तक आती है और परम के शव के पास जाती है। तिरंगा हटाकर उसने परम की कलाई देखी तो उस पर लक्ष्मी की राखी बंधी हुई थी। भैया, आपने वादा पूरा किया। और लक्ष्मी जोर जोर से रोने लगती है। यशोदा तो परम का शव देखकर बेहोश हो गई। आपका बेटा बहुत जाबाज फौजी था। उसने अकेले ही कई दुश्मनों को मार गिराया, लेकिन दुश्मन ने धोखे से उस पर हमला कर दिया। आप लोग अपने आप को संभालिए। आपके बेटे ने हंसते हंसते देश के लिए अपनी जान दी है। यह आप सबके लिए गर्व की बात है।